राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बता सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर इवनिंग की कोल्डनेस में सांझ का सीढ़े पर फिर से स्वागत करूं। तो भाई एसएससी जीडी कांस्टेबल का आप लोगों को पता है 11 फरवरी को ऑल की ऑल सभी की सभी शिफ्टों का एग्जाम आपका हो चुका है। आज भाई हम लोग उसका रिव्यू करने वाले हैं भाई कि आपकी कौन सी शिफ्ट ईजी आई थी, कौन सी मुश्किल आई थी, और आज जो आपका एग्जाम हुआ है उसके बेस के ऊपर भाई आगे आने वाली शिफ्टों के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है भाई, आज की हमारी कौन कौन सी शिफ्ट हार्ड थी और किन किन टॉपिकों से आगे आने वाली शिफ्टों के अंदर आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे भाई। ठीक है, तो देखो भाई क्या कुछ मामला, क्या कुछ मैटर, कंप्लीट देख लेना। देखो सारे ये क्वेश्चन वगैरह सारा चीज लिख के लेके आ रहा हूं, टेंशन ना लो आप लोग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हुए देखो सबसे पहले तो एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस नहीं, रिव्यू। पहली, दूसरी और तीसरी भाई कौन सी शिफ्ट आपकी इजी आई थी और कौन सी मुश्किल थी। आज की भाई जो आपकी सेकंड शिफ्ट है भाई, इसकी थोड़ी सी आपकी जो जीके थी थोड़ी सी मतलब कि डीप पूछ रखी थी, एग्जामिनर ने हल्की सी घुमा के पूछ रखी थी। ये थोड़ी सी मतलब कि इसका लेवल मैं बोल लूंगा आई था एज कंपेयर टू फर्स्ट। मतलब इतनी मुश्किल नहीं थी, लेकिन क्या थी जो पहली और जो आपकी तीसरी थी भाई, इनके कंपैरिजन में भाई सेकंड वाली जो शिफ्ट है इसका लेवल थोड़ा सा अप था। अप मतलब इनके कंपैरिजन में था, और शिफ्टों के कंपैरिजन में था, और दिनों वाले कंपैरिजन, इनके कंपैरिजन में थोड़ा सा लेवल अप था। ठीक है, बाकी जो सब्जेक्ट है वो आपके उसी सीरीज के अंदर चलने लग रहे हैं। जो आपका एग्जामिनर लेवल चेंज करने लग रहा है वो करने लग रहा है सिर्फ जीके के अंदर भाई। ठीक है, अब मैं आपको चीजें बताता हूं भाई, आपको मेन टॉपिक है जो कि एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है, वो कौन कौन से हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वो है आपका सेंसस 2011, जनगणना से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पक्का एग्जाम को अंदर देखने को मिलेगा भाई। जनगणना 2011 पक्की रट जाना, कोई सारी करवा रखी है जनगणना की आपको, है ना। जो अपनी ये प्लेलिस्ट है ना आपको दिखेगी, आप जैसे चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लेलिस्ट के सेक्शन के अंदर जाओगे आपको दिखाई देगी जीके फॉर ऑल एसएस 87 क्लासेस की वो मिलेगी प्लेलिस्ट, जीके फॉर ऑल एसएससी डी ट्रिपल एसबी और आरपीएफ एग्जाम 2024 के नाम से मिलेगी आपको। उस प्लेलिस्ट के अंदर भाई एक जनगणना की स्पेशल वीडियो है, सबसे लास्ट में मिली। जो एक तो शुरुआत में मिलेगी वो वाली नहीं, सबसे लास्ट में एक तो खिलाड़ियों वाली, और उधर ही आपको एक जनगणना की वीडियो मिल जाएगी, या फिर मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। ठीक है, उसको देख लेना भाई। जनगणना के अंदर एक नंबर नहीं कटेगा, सिंगल वन नंबर भी नहीं कटेगा भाई, सारी करवा रखी है। ठीक है, दूसरा जो हमारा मेन टॉपिक है भाई वो हमारा पंचवर्षीय योजनाएं। लेकिन भाई आज आपको बता चलो ना, फिर वो तो फिर एनालिसिस हो जाएगा, वो चीज कौन बताऊं मैं। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाएं भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेली बताता हूं कि भाई ये चीजें आएंगी आएंगी आएंगी। ठीक है, एक आधी शिफ्ट के अंदर अगर ना आए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आएंगी ही नहीं। ठीक है, डेली आएगा इससे पर्सन। ठीक है, अब वो आपका लक फैक्टर होता है आप वाली शिफ्ट के अंदर आए या ना आए। तीसरी चीज, मैंने आपको जो 7 तारीख का पता नहीं 8 तारीख का मैंने रिव्यू करवाया था, उसके अंदर मैंने आपको कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताए थे। आपको याद भी होगा कि मैंने जैसे कि एक तो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग उसके हेड कौन है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ठीक है, यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, और आपका जो वित्त आयोग है इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, जीएसटी डिपार्टमेंट है उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ठीक है, ओ सॉरी मतलब कि वो जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं और सीईओ, ये सारे के सारे मैंने आपको करवाए थे। जिन्होंने 7 तारीख की वीडियो देखी होगी उनको पता भी होगा। 7 पता नहीं जो भी मतलब मैंने लास्ट जो वीडियो करी थी रिव्यू की, उसके अंदर जो आज जैसे आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाऊं मैंने उस दिन भी करवाए थे। ठीक है, और भाई अब समझ जाओ मैं क्या बताऊं आज। ठीक है, देख लो भाई, जो पेपर देगा उनसे पूछ भी लेना भाई, मान जाओगे तो कल्याण हो जाएगा, वरना अपने पतन के लिए तुम खुद जिम्मेवार होगे। आज भी आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा, नैया पार हो जाएगी। जो साथी करके गए थे उनसे पूछ भी लेना चाहिए। ठीक है, अब देखो आपको बताता हूं आज की शिफ्टों के बिहाफ पर आपको आगे वाली शिफ्टों के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ के जाने चाहिए जिससे आपका स्कोर आपका अच्छा होगा भाई। देखो सबसे पहले तो भाई देखो स्टैटिक जीके भाई, इसके अंदर कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, जो पढ़ रखे उसी की रिवीजन मारते रहो जितना करवा रखे है। पहला प्रश्न क्या भाई, निम्नलिखित में से कौन सा युगम है भरतनाट्यम नर्तकों का। भाई कौन सा जो पेयर है आपका, आपके अलग अलग जो डांसर है भाई उनका पेयर दे रखा है, आपको बताना भाई इसके अंदर से कौन सा जोड़ा है वो भरतनाट्यम के जो डांसर है उनसे बिलोंग करता है भाई। पहला ऑप्शन आपका शोभना नारायण और कुमुदनी लखिया। कितनी बार बताया था नारायण, नारायण का नाम आ जाए तो नारायण कहां पर, नारायण का मतलब भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के अवतार कौन है,
भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण हो गए, चाहे भगवान श्री राम हो गए, सारे के सारे कहां से बिलोंग करते हैं? यूपी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन और भगवान श्री राम अयोध्या, सारे के सारे कहां पर? यूपी के अंदर है। ठीक है, तो यूपी का फेवरेट डांस कौन सा है? शास्त्रीय नृत्य कौन सा आपका? कथक है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा है? कथक है। तो कुमुदनी लखिया किससे, ओ सॉरी शोभना नारायण किससे बिलोंग करती है? कथक से बिलोंग करती है। और कुमुदनी लाखिया भी किससे बिलोंग करती है? कथक से बिलोंग करती है। ठीक है, ये देखो ये रहा। ठीक है, तो कथक डांस क्या हमारा लाखिया से बन गया लाखों में एक। लाखिया से क्या बन गया? लाखों में एक, यानी कि ऐसी नर्तकी जो कि लाखों में एक है। लाखों में एक कौन सी होगी? जो कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम की जो नगरी है उसके जो डांस को कर दे भाई, वो तो लाखों में एक होगी। यानी ये दोनों के दोनों किससे आपके बिलोंग करते? कथक डांस से बिलोंग करते। याद रखना, पक्का दर्शन देगा। दूसरा, रुक्मणी देवी अरुंडल और पद्मा सुब्रमण्यम। मैंने आपको स्पेशल बताया था, रुक्मणी किसकी पत्नी थी? भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी। और भगवान श्री कृष्ण कहां से बिलोंग करते हैं? भारत देश से बिलोंग करते हैं। तो ये क्या भरतनाट्यम, यानी भरतनाट्यम से कौन बिलोंग करती है? रुक्मणी देवी अरुंडल किससे बिलोंग करती है? भरतनाट्यम से। और साथ में पद्मा सुब्रमण्यम। आप लोगों को ने बताया था इस तरीके के जो नाम सुब्रमण्यम, अय्यर, इस तरीके के नाम कहां पर देखने को मिलते हैं? साउथ के अंदर, दक्षिण भारत के अंदर देखने को मिलते हैं। और दक्षिण भारत के अंदर आगे दोनों के दोनों। भरतनाट्यम आपका कहां पर है? उस रुक्मणी देवी भरतनाट्यम कहां पर आपका किया जाता है? तमिलनाडु के अंदर किया जाता है। तो तमिलनाडु साउथ के अंदर ही तो है। ठीक है, आगे देखो क्या है। तीसरा कौन सा? केलू चरण महापात्र। क्या बताया था? महापात्र जहां पर भी आ जाए। और एक और है यूपी के डांसों की एक और पहचान है, अगर आपको कहीं पर भी महाराज लिखा मिल जाए, ठीक है, किसी भी इसके नाम के अंदर क्या आपको महाराज सरनेम लिखाई दे तो यूपी का है, और महापात्र लगा हुआ दिखाई दे जाए तो कहां का आपका? ओडिशा का है। महापात्र कहां का आपका? ओडिशा का। मैंने स्पेशल बताया था ओडिशा। अब इसको कैसे याद रखो? देखो मेनली वैसे तो महापात्र करके करोगे तो भी याद है, दूसरा तरीका भी बता देता हूं। केलू का मतलब हो गया केड़ा। ठीक है, केड़े का नाम सुनते ही चेहरे पे समाइल। देखो, केलू का मतलब क्या होगा? केड़ा। चरण का मतलब क्या? पैर। भाई जैसे मान लो केड़े का छिलका पड़ा हुआ, आपको पता उसके ऊपर पैर रखोगे तो तिसड़ के गिर जाओगे। तो मैं क्या बोला भाई, इधर केड़े का छिलका पड़ा है, केलू का मतलब केड़े का छिलका पड़े, यहां पर चरण मत रखना। ठीक है, तो मैंने ये बोला। ठीक है, और फिर मैं क्या बोला? ओडिशा का डांस है, यानी कि भाई ओडेसी ओले, साइड में ओले। भाई यहां पर केड़े का छिलका पड़े, यहां पर चरण मत रखना। ओडेसी का मतलब होता है साइड में ओले। ठीक है, तो केलू चरण महापात्र कहां का? ओडिशा का। और देव प्रसाद दास भी कहां पर आपका? ओडिशा का। भाई वहां पर ओले केले के छिलका पड़ा है, गिर जाएगा भाई, ओडेसी ओले, और भगवान का प्रसाद मिल जाएगा गिरते ही। ठीक है, अगला देखो क्या है? सुनंदा नैयर और सिमता राजन। भाई सुनंदा नैयर और सिमता राजन, ये दोनों के दोनों भी आपके किस डांस से बिलोंग करते? दोनों के दोनों आपके कुचिपुड़ी जो डांस, आपके कुछ पूरियां अंधे व्यक्ति को भी दे दो, उस डांस से आपके बिलोंग करते हैं भाई। कुचिपुड़ी से नहीं है, एक सेकंड ना, कुचिपुड़ी से नहीं भाई, ये मोहिनी अट्टम से है। माफी चाहता हूं भाई, मेरा भी याद आया, मोहिनी अट्टम मेरे दिमाग में ट्रिक का गला सेट कर रखे भाई, है ना। मोहिनी अट्टम से बिलोंग करते हैं। मोहिनी अट्टम कहां का भाई? मोहिनी अट्टम आपका केरल का भाई। देखो मैंने कैसे रिमाइंड किया, देखो मैंने आपको बताया, सुनंदा से बन गया सुंदर। सुनंदा से क्या बन गया? सुंदर। और जब भी आप सुंदर किसी को भी देखते हो, जैसे मान लो आप नर हो, आपने सुंदर मादा देखी, अगर आप मादा हो, आपने सुंदर नर देखा, तो आप उसकी तरफ मोह जाते हो ना, अट्रैक्ट होते हो ना, अट्रैक्शन आती है। ठीक है, आपको उससे लगाव होता है, प्रेम होता है, यानी कि सुंदरता को देख कर क्या है, आप लोग मोह जाते हो, यानी कि मोहिनी अट्टम। ठीक है, सिमता राजन, राजन हो चाहे रंग हो, सारे के सारे क्या सुंदरता को देखकर मोह जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। सारे के सारे आठों के आठों याद हुए या नहीं हुए? मेरे को ये चीज बताओ। आठों के आठों याद हो गए? आगे चलो भाई, पढ़ जाना वरना गोल गाठ बन जाएगी पेपर का। मैं मजाक की बात नहीं है। आगे देखो, आगे क्या? निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय त्योहार है? बताओ भाई, आपको चार आपको दिए गए फेस्टिवल। भाई कौन सा एक राष्ट्रीय त्योहार है? पहले भी करवाया हुआ PYQ सीरीज के अंदर। राष्ट्रीय त्योहार कौन से? सिर्फ आपके 3 हैं। कौन कौन से? एक तो आपका स्वतंत्रता दिवस है आपका, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस आपका। स्वतंत्रता डे कब था आपका? 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरा हमारा कौन सा? गणतंत्र दिवस है हमारा। गणतंत्र दिवस भी आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है? गणतंत्र डे आपका 26 जनवरी को अभी अभी गया था, ये भी हमारा राष्ट्रीय फेस्टिवल है। इसके अलावा और हमारा कौन सा? गांधी जयंती। भाई और कौन सा हमारा? गांधी जयंती है, जो कि कब आपकी सेलिब्रेट की गई थी? 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट की गई थी। ये 3 आपके कौन से हैं? आपके तीनों के तीनों आपके राष्ट्रीय फेस्टिवल है, नेशनल फेस्टिवल है। इनके अलावा अगर किसी भी फेस्टिवल का नाम आ जाए तो काटा मार देना। तो कौन सा एक राष्ट्रीय त्योहार है? दिवाली राष्ट्रीय त्योहार नहीं है, दशहरा राष्ट्रीय त्योहार नहीं है, होली राष्ट्रीय त्योहार नहीं है, सिर्फ गांधी जयंती आपकी, जो कि 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट की जाती है, ये आपकी राष्ट्रीय त्योहार है। और उसके अलावा पूछ ले तो कौन सा? स्वतंत्रता दिवस और आपका गणतंत्र दिवस है। ये दोनों के दोनों भी हमारे क्या है? राष्ट्रीय फेस्टिवल है। पहले भी करवाया था, फिर करवाने लग रहा है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलें, आगे चलो भाई। IPL की शुरुआत कब हुई थी? बता दो भाई, IPL की शुरुआत कब हुई थी? आप इतने IPL की शुरुआत बताओ, इतने में आपको IPL की कैप बताता हूं। टोपी है, टोपी पिराने में तो तुम तेज हो हैं, और अब तो
14 फरवरी भी आने लग रही है, खूब टोपियां पहनाई जाएंगी भाई। टोपी पहनाने का मतलब मूर्ख बनाना, खूब मूर्ख बनाया जाएगा भाई। देखो क्या, तो आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? बोल दो हम तो टोपी पहनाने में नहीं। देखो भाई, तो आईपीएल से रिलेटेड 2 कैप होती हैं जो कि एग्जाम के अंदर पूछी जाती है बहुत बार। एक तो आपकी ऑरेंज कैप है भाई, एक होती है आपकी पर्पल कैप। पर्पल यानी कि जिसको बोलते हैं बैंगनी, बैंगनी, ठीक है। ऑरेंज का मतलब है संतरी, जो जैसे संतरे जैसी रंग की होती है वो। अब प्रश्न एग्जाम के अंदर जो प्रश्न आता है वो बताता हूं मैं आपको। एग्जाम के अंदर प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, ऑरेंज कैप है किस खिलाड़ी को दी जाती है, ठीक है, और पर्पल कैप किस खिलाड़ी को दी जाती है? तो ऑरेंज कैप भाई जो आपका जोन सा बल्लेबाज को दी जाती है, जोन सा बल्लेबाज के सबसे ज्यादा रन बनाए उसको क्या ऑरेंज कैप दी जाती है। जब आप लोगों ने देखा, जब आप स्कूल के अंदर जाते थे तो आपके स्कूल के अंदर आपका स्पोर्ट्स डे होता था। अब भाई मैं अपने स्कूल के एक्सपीरियंस के हिसाब से बताने लगा, मेरे स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स डे होता था, और उस दिन क्या है, जो भी जैसे मतलब कि ज्यादा रन मार देते थे ना, तो उस खुशी के अंदर संतरे बांटे जाते थे पूरे स्कूल के अंदर, ठीक है। तो ऑरेंज कैप यानी कि जब ज्यादा रन बना देते हैं आप लोग, जोन सा बल्लेबाज को दी जाती है, जो कि क्या, जो सबसे ज्यादा रन बनाएगा, जो कि क्या, जो सबसे ज्यादा रन बनाएगा भाई उसको क्या ऑरेंज कैप मिलेगी, ठीक है। अभी आईपीएल आपका 2024 था, क्या पता एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछ ले, 2024 के अंदर किसको मिली थी? विराट कोहली को मिली थी। विराट कोहली को कौन सी मिली थी हमारी? ये आपकी ऑरेंज कैप मिली थी। दूसरा, पर्पल कैप बन गया आपकी बैंगनी कैप। ये किससे बिलोंग करती है? बॉलर। ये किससे बिलोंग करती है? बॉलर। इसको कैसे कैसे देखो भाई, अगर आपसे 10 विकेट ले लो, चाहे 10 की 10 ले लो, अगर बैट्समैन ने रन बना दिया ना भाई, तो तू बैंगन का बॉलर है, ठीक है। बैंगन का मतलब हो गया पर्पल, भाई तू बैंगन का बॉलर है के, यानी बॉलर को क्या मिलेगी? पर्पल कैप मिलेगी, बैंगनी कैप मिलेगी। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है आईपीएल से रिलेटेड भाई। तो आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी भाई? एसएससी ने मान्य साल 2008 के अंदर क्या आपकी आईपीएल की शुरुआत हुई थी भाई। नेक्स्ट चले भाई, नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्या आपका, प्रबुद्ध भारत समाचार पत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाय हुम वाज प्रबुद्ध भारत न्यूज़पेपर फाउंडेड बाय? इंपॉर्टेंट पर्सन है, मेरे को फील होने लग रहा है आएगा, दर्शन जरूर देगा, तो चुपचाप पढ़ लो। देखो आपको 2-3 न्यूज़पेपर बता देता हूं। पहला आपका मूक नायक। मूक का मतलब क्या होता है? जो बोल ना सके उसको मूक बोलते हैं भाई। मूक ऐसे आपने अखबारों के अंदर नहीं पढ़ा, जो जनता थी वो मूक दर्शक बनकर देखती रही। मूक का मतलब ऐसे वीडियो बनाने में तैयार रहेंगे जनता, जनता तो वीडियो बनाओगी, ठीक है। कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, किसी के चोट लग जाए, ये नहीं बस उसको उठा के हॉस्पिटल के अंदर पहुंचाए ना, वीडियोग्राफी जरूरी है भाई। सोशल मीडिया के ऊपर डालेंगे कि फेसबुक इंस्टाग्राम पे, हाँ भाई ये ऐसे गिर गया, ऐसे गिर गया, भाई अगले बंदे को के ऊपर भी तो ध्यान दो, बेचारे को हॉस्पिटल पहुंचा दो, बच जाएगा, क्या पता उसकी जान बच जाए, ठीक है। तो थोड़ा इस चीज के ऊपर देखा करो। मूक नायक यानी कि जो गूंगे बन के लोग देखते हैं उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मूक नायक देखेंगे। एक हमारा समता, समता, एक हमारा जनता, ठीक है। एक प्रबुद्ध भारत हो गया आपका, एक और है भारत ही, बहिष्कृत भारत। एक कौन सा हमारा? बहिष्कृत भारत। ये आपकी 5 टाइप की रचनाएं हैं, ठीक है। कौन कौन सी आपकी? मूक नायक, समता, जनता, बहिष्कृत भारत। देखो समता जनता एक दूसरे रिलेट करते हैं, मूक नायक, बहिष्कृत भारत और आपका प्रबुद्ध भारत। ये आपकी कौन सी 5 टाइप की रचनाएं जो कि किसकी? आपकी 500 की 500 आपकी, ये हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि हमारे संविधान के जन्मदाता, जिन्होंने मेनली संविधान के रचनाकार हैं, इनकी रचनाएं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी है, करेक्ट हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। मूक नायक, समता, जनता, बहिष्कृत भारत और प्रबुद्ध भारत, सारी की सारी किसकी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। चीजें क्लियर हुई नहीं? अब इनकी 2-3 बुक्स हैं जो कि एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं। एक तो है आपकी एनहिलेशन ऑफ कास्ट, एनहिलेशन ऑफ कास्ट। देखो इसको कैसे, देखो एनहिलेशन ऑफ कास्ट, सिर्फ ये याद करने की ट्रिक है, कोई भी बस सीरियस ना लियो। देखो भाई, वैसे मैं इन चीजों के ऊपर बोलने से और करने ट्रिक बनाने से बचता हूं, लेकिन फिर भी वैसे ही बताने लग रहा हूं। देखो एनहिलेशन, हिलेशन से बन गया आपका हिलाना, हिलेशन से बन गया हिलाना, ठीक है। कास्ट का मतलब हो गया जाति, जो जाति व्यवस्था है इसको क्या कोई भी नहीं हिला सकता भाई। ये समाज के अंदर क्या भाई, जैसे मान लो कोई भी कास्ट है, उसको भाई और जो दूसरी कास्ट है उनके बराबर लाने के लिए स्पेशल जाति व्यवस्था बनाई गई है, ठीक है। और ये अभी से नहीं, ये बहुत पुराने समय से चलती आने लग रही है। और अब तो चीजें जो आपकी स्थिति काफी हद तक सुधर चुकी है। आप लोगों ने देखा पहले स्थिति इतनी खराब होती थी भाई, आपको बताता हूं मैं। जैसे कि पहले जैसे मान लो कोई नीची जाति का है, उसको लोग अपने घर के अंदर नहीं घुसने देते थे। कुएं है, कुएं के ऊपर उसको पानी नहीं लेने देते थे, मतलब उसके साथ भाई एक तरीके से दुर्व्यवहार किया जाता था, जो कि बहुत ही गलत था। क्योंकि आप लोग देखो भाई, अगर कोई भी व्यक्ति है,
चाहे भाई वो नीची जाति का हो चाहे किसी भी जाति का हो, भगवान ने तो उसके ऊपर मोहर लगा के नहीं भेजी ना कि भाई तू इस जाति का या उस जाति का है। पैदा चाहे मान लो ये जाति सिस्टम बनाया किसी ने, इंसान नहीं तो बनाया है। क्या दूसरे देशों के अंदर आपको दिखाई देती है जाति? किसी अमेरिका के अंदर जाओ, इंग्लैंड, वहां पर आपको कई जाति दिखाई देती है? नहीं देती ना। तो ये जाति किसने बनाई? अगर भगवान ने जाति बनाई होती तो भगवान तो उस देश के अंदर भी बनाता, सिर्फ भारत के अंदर ही क्यों बनाई? ठीक है, तो ये पुराने समय से सिस्टम चले आने लगे रहा था, जो कि एक गलत चीज थी भाई। अब जैसे यार मैं बताऊं, मैं मेरा बताता हूं, मैं स्कूल के अंदर गया, कॉलेज के अंदर गया भाई, आप लोग भी जाते हो, आपके भी जो दोस्त बने हैं, क्या कभी आपने किसी से पूछा भाई तू किस जात का है? भाई ना भाई, तू तो इस जात का, मैं तेरे पास नहीं बैठूंगा। कभी आपको ऐसा हुआ? नहीं हुआ ना। तो भाई ये चीजें भगवान ने थोड़े ना बनाई, इंसान ने बनाई है। तो ये ऐसा सिस्टम तो होना ही नहीं चाहिए भाई। ठीक है, अपना मतलब सब वो यार किसी के ऊपर लिखा थोड़ी ना हुआ है भाई यो इस जाति का, यो इस जाति का, कि मोर थोड़ी ना लग रही है। जब हम लोग बताते हैं डिस्क्राइब, हाँ भाई मैं इस जाति का, मैं इस जाति का, तब पता लगता है। तो देखो मेरे हिसाब से तो भाई ये चीजें होनी ही नहीं चाहिए। ये समाज के अंदर ये जो चीजें जातिवाद और ये जो चीजें हैं होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, इन चीजों को खत्म करके सारे इंसानों को बराबर मानो, ताकि कोई पता ही नहीं लगेगा भाई किसी को भाई तू किस जाति का है, सब इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो याद है एनिहिलेशन मतलब हिलाना, यानी कि जातियों को कोई भी हिला नहीं सकता भाई। ठीक है भाई, इस तरीके की बुक का नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये सिर्फ याद करने की ट्रिक, आप इस ट्रिक के माध्यम से याद करते हो। लिख देता हूं इधर ट्रिक। ये क्या, ये सिर्फ आपकी एक ट्रिक है। चीजें क्लियर हुई। दूसरी जो हमारी चीज है वो क्या, आपके डॉक्टर जो भीमराव अम्बेडकर थे, ये क्या थे? हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जो संविधान का रूप तैयार करेगी। प्रारूप जो समिति जो कि क्या है, संविधान का रूप तैयार करेगी, प्रारूप समिति के क्या थे? आपके अध्यक्ष थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भाई। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है, एक और स्पेशल बुक पूछी जाती है, एक स्पेशल, बुद्ध और उनका धम्म। ये किसके द्वारा लिखी गई? बुद्ध और उनका धम्म। आप लोगों ने गाना सुना, बुद्धम शरणम जायन्ते, तो ये किसके द्वारा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा क्या ये वाली बुक लिखी गई? कौन सी? बुद्ध और उनका धम्म। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पक्का दर्शन देगी भाई। ठीक है, दूसरा आपका द अनटचेबल्स। द अनटचेबिलिटी का मतलब तो समझ गए, छुआछूत भाई। छुआछूत आपका जैसे होता था ना भाई, तू इस जाति का ना, मेरे हाथ भी मत लगा देना, मेरा मैल लगा, इस तरीके से। ये जो छुआछूत की जो गलत चीज थी। ठीक है, आर्टिकल नंबर 17 के अंदर भी है अस्पृश्यता का अंत भाई। किसके अंदर? आर्टिकल नंबर 17 के अंदर अस्पृश्यता का उन्मूलन। तो चीजें क्लियर हुई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड। आगे चले, आगे चलो भाई। आगे देखो भाई क्या है, भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा है? आपातकाल का टॉपिक बहुत बार पढ़ाया हुआ है। तो वित्तीय आपातकाल, वित्तीय का मतलब क्या होगा? आपका जो फाइनेंशियल इमरजेंसी, पैसे वाला जो आपातकाल है, वो कितनी बार लगा? तो वो क्या अभी तक एक भी बार नहीं लगा आपका। ठीक है, आपको 3 आर्टिकल करवाए थे स्पेशल। आर्टिकल नंबर 352, 356, 4 के गैप पर हैं, और 360। इनके अंदर कौन कौन से आपातकाल है? 52 के अंदर कौन सा है आपका? राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपातकाल किसके अंदर? आपका आर्टिकल नंबर 352 के अंदर है। 356 के अंदर कौन सा आपका? 356 के अंदर हमारा जो राष्ट्रपति शासन होता है, राष्ट्रपति शासन, जिसको राज्य आपातकाल भी बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? राज्य आपातकाल। मतलब ये किस टाइम लगता है राज्य आपातकाल? ये उस टाइम लगता है जैसे मान लो किसी भी, जैसे अपना जो देश के अंदर आंतरिक चीजों की वजह से कोई इमरजेंसी लगे। जैसे 1975 के अंदर मैंने आपको करवाया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति से अनुरोध करके इमरजेंसी लगवा दी थी। ठीक है, तो वो आपकी कौन सी थी? राष्ट्रपति शासन वाली। तो वो 356 के तहत लगी थी। ठीक है, यानी कि देश के इंटरनल रीजन की वजह से जो आपातकाल लगे, अपने देश के अंदर कुछ गड़बड़ होगी, विद्रोह हो गया, कुछ भी लगा लो, उस चीज में कौन सा? 356 वाला है। 352 वाला किस टाइम के अंदर? जब हमारी किसी और देश के साथ लड़ाई हो जाए, बाहर से हमारे देश के ऊपर कोई अटैक कर दे, तो यानी कि हमारा क्या है? एक्सटर्नल अटैक की वजह से जो आपातकाल लगता है उसको क्या बोलते हैं? उसको 352 के तहत आपातकाल है। और 360 के अंदर कौन सा है आपका? वित्तीय, यानी कि पैसे वाला आपातकाल। वित्तीय आपातकाल किसके अंदर? हमारा 360 के अंदर है भाई। तो आपके 3 टाइप के आपके आपातकाल है, इंपॉर्टेंट है। अब पहले वाला कब लगा था? कौन से वाला कब लगा? देखो सबसे पहले तो आपको मैंने बहुत बार कराया, 1961 के अंदर भारत चीन का युद्ध होया था। ठीक है, चीन के साथ हमारा युद्ध हुआ था, पहला आपातकाल लगा हमारा 1961 के अंदर। दूसरा कब लगा? पाकिस्तान के साथ जब हमारा युद्ध होया, उस टाइम
टाइम कौन सा हमारा दूसरा आपातकाल लगा था, 61 नहीं सॉरी ये 62 आएगा, 62 के अंदर लगा था। दूसरा हमारा 71 के अंदर पाकिस्तान के साथ युद्ध होया था भाई, तो उस टाइम लगा। और तीसरा मैंने क्या बताया 1975 जो कि आंतरिक कारणों की वजह से लगा था आपका, इंदिरा गांधी के टाइम पर उन्हीं के द्वारा आपका लगाया गया था। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, ठीक है। तो आपको जो मेन जोन से याद रखने, कैसे याद रखने भाई, एक जो 62 और 71 ये पंचवर्षीय योजना के अंदर मैं याद करवा चुके हूं, याद भी होगा आप लोगों को। 62 और 71 के अंदर जोन से वाले हुए थे, ये आपके कौन से थे, एक्सटर्नल अटैक की वजह से लगे थे। और ये वाला जो लगा था कौन सा, आंतरिक अटैक, यानी 356 के तहत लगा था। डिफरेंस ये चीज दिमाग में सेट करना। आगे चलो भाई, आगे देखो क्या, केरल में निम्नलिखित में से किस त्योहार, केरल है निम्नलिखित में से किस त्योहार के लिए पर, केरल कौन से कहते हो, पोंगल के लिए कौन सा आपका, पोंगल आपका कहां पर सेलिब्रेट किया था, तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। कहां पर आपका, तमिलनाडु, पोंगल, ठीक है। उगादी कोई नई चीज, उगादी, ठीक है। कोई नई चीज कब किसके जीवन में उगती है, एक अंधा व्यक्ति, न्यू ईयर फेस्टिवल है, स्पेशल करवाया था, एक न्यू ईयर फेस्टिवल है, याद करो, नए साल का त्योहार आपका, स्पेशली न्यू ईयर फेस्टिवल सारे रिवाइज कर जाना। पुथांडू कहां का था, पुथांडू तमिलनाडु का था भाई। पुथांडू एक न्यू ईयर फेस्टिवल है, जैसे हमारा नया साल बनाते उसी टाइप से, तमिलनाडु का क्या था आपका, न्यू ईयर फेस्टिवल था। केरल का कौन सा था, विशु, याद कर लो, ये रिवाइज मार जाना, स्पेशल करवा रखे सारे के सारे, ठीक है। न्यू ईयर फेस्टिवल कौन सा, उगादी कहां का है, मैंने बताया था 3 स्टेट आपके, कौन से, आंध्र प्रदेश, अंधे व्यक्ति के जीवन में क्या आपने नया सूर्य उगा दिया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इसी से अलग होकर बनया था आपका, और इसी का एक और कौन सा आपका, कर्नाटक, तीनों के तीनों एक साथ है। ये कहां पर आपके, उगादी फेस्टिवल के। बिहू से क्या बनेगा, बहु, और बहुएं सबकी क्या होती हैं, असमान होती हैं, यानी कि असम का है आपका। ओणम कहां का आपका, केरल का है। ओणम कहां का आपका, केरल का फेस्टिवल है। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, आगे चलो भाई। हरि प्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से बिलोंग करते हैं, प्रश्न आपसे पूछा। हरि प्रसाद चौरसिया, याद करो, हरि प्रसाद चौरसिया, हरि का मतलब भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, और भगवान श्री कृष्ण क्या बजाते थे, बांसुरी बजाते थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इजी था। सहनाई कौन थे उस्ताद, बिस्मिल्लाह खान थे। वायलिन याद करो, वायलिन भगवान के अंदर सारे के सारे भगवान आपको दिख गए, सारे रंग दिख गए। अच्छा वो तो सारंगी था, ठीक है, ये अलग है। आगे देखो अगला कौन सा आपका, 344 ईसा पूर्व नंद वंश के संस्थापक कौन थे। अब मैं आपको कुछ एक वंश करवाऊंगा जिनके आपके संस्थापक पूछे जाते हैं। नंद वंश का कौन सा था, कितनी बार करवा रखा है, महापद्मानंद किसी महान व्यक्ति था, इसलिए इसने एक नंद वंश की स्थापना करी है। अब कुछ एक वंश करवाऊंगा, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, लिख दो फटाफट, कमेंट में भर दो। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था आपका, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था आपका, ये आपको इधर नाम लिखने हैं, ठीक है। साथ के साथ अपना जो भी दिमाग है कहीं पर है, इनको साथ के साथ लिखते चलो। चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो देखो भाई, मौर्य का कौन था आपका, चंद्रगुप्त मौर्य कौन था आपका, मौर्य वंश का संस्थापक था भाई चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, गुप्त, इसके अंदर सारे जने गुप्त थे, हे श्री गुप्त, ठीक है, यानी कि श्री गुप्त कौन सा था हमारा, गुप्त वंश का संस्थापक था। चोल का कौन था आपका, चोल जो राजाओं का राजा था वो चोल, यानी राजा राज चोल कौन सा था, राजा राज चोल कौन सा था, चोल वंश का संस्थापक था। और इन्हीं के द्वारा तमिलनाडु के अंदर एक मंदिर की स्थापना करी गई थी, याद करो, स्पेशल करवाया था मंदिर, एग्जाम के अंदर पूछता है एग्जामिनर, भाई इस मंदिर की स्थापना किसके, तमिलनाडु का, इतना हिंट दे दिया है। अगर अभी भी नहीं बता पाए तो तुमसे बड़ा भाई कोई कलिंग युद्ध नहीं है। कलिंग युद्ध का मतलब समझ गए, जिसके अंदर क्या है, अशोक ने अपना युद्ध लड़ना छोड़ दिया था, तो तुम भी अपना युद्ध लड़ना छोड़ देना, तैयारी से संन्यास ले लेना, ठीक है। अगला कौन सा हमारा, चालुक्य वंश। चालुक्य वंश कौन सा होता है भाई, चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे आपके, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय याद है कौन है, पुलकेशिन द्वितीय हमारा, पुलकेशिन द्वितीय जो कि चालुक्य वंश से बिलोंग करता, याद है आपका। इसने क्या था, हर्षवर्धन को हराया था, याद करो, हर्षवर्धन जो कि वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश का संस्थापक था, नॉर्थ इंडिया का सबसे पावरफुल शासक था। और ये उस टाइम चालुक्य वंश का जो पुलकेशिन द्वितीय था, ये हमारा साउथ इंडिया का उस टाइम का सबसे पावरफुल शासकों के अंदर हमारा शुमार था भाई, ठीक है। इसके अलावा आपका पूछ ले, कुषाण वंश का संस्थापक कौन है, एग्जाम के अंदर पूछ लेगा। ये 3-4 वंश है जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर बार बार इन्हीं से प्रश्न देता है। कुषाण वंश का संस्थापक पूछ लेगा, कैसे कुषाण, कैसे कनिष्क, कैसे कुषाण, कैसे कनिष्क है, कनिष्क आपका किसका, कुषाण वंश का संस्थापक है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बताने लग रहा हूं, अच्छे से पढ़ लो। और कौन सा था आपका, सातवाहन वंश का संस्थापक, सहसे सातवाहन, सहसे सिमुख, सहसे सातवाहन, सहसे सिमुख, सिमुख क्या हमारा, सातवाहन वंश का संस्थापक था। तो भाई ये कुछ इंपॉर्टेंट वंश थे जो कि आपको याद रखने। और विजयनगर साम्राज्य पूछ ले, हरिहर और बुक्का बहुत बार करवा रखे। पल्लव वंश पूछ ले, पल्लव वंश भी इंपॉर्टेंट पूछ लेता है। सिंह विष्णु, पल्लव वंश के संस्थापक कौन हमारे, सिंह विष्णु क्या पल्लव वंश के संस्थापक है। तो भैया कुछ संस्थापक है, इनको पढ़ जाना। करंट के जोन सी चीजें बताई थी, पढ़ जाना भाई।
हल्के मत लेना चीजों को, मैं फिर बताने लग रहा हूं, ठीक है। ओलंपिक गेम्स जो कि पिछले वर्ष हुए थे और इस वर्ष के भी हल्के फुल्के, मतलब कि हल्के फुल्के देखना, 15 अगस्त 2024, ठीक है। और आपका 26 जनवरी 2024 कौन से नंबर का था, क्या हमारा थीम था, ये चीजें पढ़ जाना भाई, ठीक है, वरना नैया पार होने के बजाय डूब जाएगी भाई। तो ये था भाई आज का आपका रिव्यू, जो कि मेरा मतलब एक्सपेक्टेड है। तो आप लोग भी भाई क्वेश्चन करके जाना, ये जो से मैंने आपको करवाए हैं या जो भी मैंने आपको टॉपिक बताए हैं। जनगणना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पंचवर्षीय योजना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और अच्छा स्कोर करके आना भाई, ठीक है। और जो साथी आज देके एग्जाम आए थे वो भी बताना उनका कैसा हुआ। तो भाई सभी को राम राम, धन्यवाद, लाना ले लो, खा जाओ फटाफट।